सी प्लस प्लस ये नाम सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं, जबरदस्त पावर और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन साथ ही इसकी जटिलता की कहानियां भी मशहूर हैं। तो चलिए आज इसी सी प्लस प्लस की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी लैंग्वेज जो 40 साल से भी पुरानी है, वो आज भी हमारी दुनिया को पावर कैसे दे रही है। मतलब जरा सोचिए, वीडियो गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यहां तक कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हर जगह C++ है। तो भाई ऐसा क्या राज है इसके पीछे? चलिए पता लगाते हैं। और इस राज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी जड़ों तक पहुंचना। मतलब ये समझना कि सी प्लस प्लस असल में है क्या और इसे बनाया ही क्यों गया था। इसके बनाने वाले बियॉन्ड स्ट्राउस्ट्रुप के दिमाग में ना 4 बड़े आइडिया थे। सबसे पहला तो ये कि इसे एक बेटर सी बनाना था। दूसरा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करना। आसान भाषा में कहें तो अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाकर सिर्फ काम की चीजें दिखाना। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और चौथा जेनेरिक प्रोग्रामिंग, मतलब एक ऐसा कोड जो हर तरह के डेटा के साथ काम कर जाए। और यही 4 पिलर्स हैं जिन पर C++ की पूरी इमारत खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि C++ ना दोनों दुनियाओं की बेस्ट चीजें लेकर आया। एक तरफ तो ये सी की तरह हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल देता है, जिससे मिलती है जबरदस्त परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ क्लासेस और जेनेरिक जैसे हाई लेवल फीचर्स भी देता है, जिससे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इसके पहले पिलर पर थोड़ा फोकस करते हैं, यानी एक बेटर सी बनना। असल में C++ की शुरुआत ही सी को बेहतर बनाने के लिए हुई थी। मकसद था प्रोग्रामिंग को ज्यादा सेफ और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाना। यहां पर ना कुछ कमाल की चीजें दिख रही हैं। ये वो छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी कमियां हैं सी की, जिन्हें C++ ने ठीक किया। जैसे सी में सोचिए, एक कैरेक्टर उतनी ही मेमोरी लेता था जितना एक इंटीजर। ये न सिर्फ कंफ्यूजिंग था बल्कि मेमोरी भी बर्बाद होती थी। C++ ने इसे ठीक कर दिया। या फिर नल की जगह ज्यादा सेफ NPTR ले आया। इससे ना पॉइंटर्स से जुड़ी गलतियां होने का चांस बहुत कम हो गया। तो ये छोटे छोटे बदलाव ही थे जिन्होंने मिलकर कोड को कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। अच्छा, अब आते हैं C++ के एक सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम OOP भी कहते हैं। और ये वाकई सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। OOP के दिल में होती है क्लास। अब ये क्लास क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज को बनाने का एक ब्लूप्रिंट हो। ये ब्लूप्रिंट डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस दोनों को एक साथ एक ही पैकेज में बांध देता है। उदाहरण के लिए जरा इस डॉग क्लास के कोड को देखिए। ये कोड खुद में कोई असली डॉग नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट जो ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम में डॉग का मतलब क्या होगा। मतलब उसका एक नाम होगा, एक वजन होगा और वो भौंक सकता है। और यहां देखिए, ब्लूप्रिंट अब असली चीज में बदल रहा है। जैसे ही हम लिखते हैं डॉग माय डॉग, हम उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके मेमोरी में एक असली डॉग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हमारे पास एक असली कुत्ता है जिसका हम नाम रख सकते हैं, जिसका वजन सेट कर सकते हैं। चलिए अब C++ के दूसरे बड़े आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, और इसे मुमकिन बनाते हैं टेम्पलेट्स। ये हमें ऐसा कोड लिखने की ताकत देते हैं जिसे बार बार अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सके। जैसे इस बॉक्स क्लास को देखिए, यहां ये जो T लिखा है ना, ये एक तरह का प्लेस होल्डर है, एक खाली जगह। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉक्स किसी भी टाइप का डेटा रख सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खाली जगह भरो वाला सवाल। हम बाद में बताते हैं कि इस बॉक्स में क्या रखना है। और यहीं पर टेम्पलेट्स का असली जादू देखने को मिलता है। देखिए, एक ही बॉक्स का ब्लूप्रिंट है, लेकिन उससे हम क्या क्या बना रहे हैं। इंटीजर्स रखने वाला एक बॉक्स, डॉग ऑब्जेक्ट्स रखने वाला एक बॉक्स, और तो और उन बॉक्सेस को रखने वाला एक और बड़ा बॉक्स। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल ही अलग है। अब हम पहुंच रहे हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे शानदार हिस्से पर। इसका नाम है राय राई, और ये C++ का असली मास्टर स्ट्रोक है। ये एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक प्रॉब्लम का एक बेहद खूबसूरत सॉल्यूशन है। जरा सी में फाइल हैंडलिंग का ये तरीका देखिए, कितना सिर दर्द है। आप एक फाइल खोलते हैं, फिर आपको ये याद रखना पड़ता है कि हर हाल में, चाहे काम बने या बिगड़े, आपको F क्लोज कॉल करना ही करना है। और अगर एक जगह भी भूल गए तो बस हो गया रिसोर्स लीक। राई का आइडिया सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। ये कहता है कि किसी भी रिसोर्स को एक ऑब्जेक्ट की जिंदगी के साथ बांध दो। मतलब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो रिसोर्स अपने आप मिल जाता है,
और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की जिंदगी खत्म होती है वो रिसोर्स अपने आप रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और ये रहा C++ का तरीका। देखिए कितना साफ सुथरा है। बस एक fstream ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल के साथ जो करना था किया और बस काम खत्म। जैसे भी ये फंक्शन खत्म होगा वो fh ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मतलब कुछ भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। पहला, रिसोर्स रिलीज करना भूलना नामुमकिन है। दूसरा, कोड एकदम क्लीन और पढ़ने में आसान हो जाता है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, कोड अपने आप एक्सेप्शन सेफ बन जाता है। मतलब अगर कोई एरर भी आ गया ना, तब भी क्लीन अप की गारंटी है। और ये कमाल का आइडिया सिर्फ फाइलों के लिए नहीं, बल्कि मेमोरी, लॉग्स, हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है। रे का ये शानदार आइडिया आज भी मॉडर्न C++ में जिंदा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्मार्ट पॉइंटर्स। ये मेमोरी मैनेजमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं और प्रोग्रामर्स को मेमोरी लीक जैसी सबसे बड़ी सिरदर्दी से बचा लेते हैं। तो बात यह है कि C++ आपको देता है अल्टीमेट कंट्रोल, और उस कंट्रोल से मिलती है बेमिसाल परफॉर्मेंस। लेकिन ये पावर एक कीमत के साथ आती है, और वो कीमत है कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, क्या इसकी ये जबरदस्त पावर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की कीमत चुकाने लायक है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बनाया क्या जा रहा है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या एक हाई स्पीड गेम इंजन बन रहा है तो जवाब शायद हाँ होगा, लेकिन एक सिंपल सी वेबसाइट के लिए शायद नहीं।